लास्ट कुछ सेशन की बात करें तो इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर ब्लड बाथ देखने को मिला था। लेकिन अगर हम आज देखें तो ये गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। 1376 पर इन्फोसिस आज कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सर आगे के टारगेट्स और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? I will not discuss more on stock specific, but at the same time ओवरऑल देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म कमियां अच्छी रहेंगी और खासकर जो बड़े वाले आईटी शेयर्स हैं कहीं ना कहीं उसमें उनके पास कैश का एडवांटेज है, लोकेशन का एडवांटेज, पीपल का एडवांटेज है, ये तीनों उनके पास रहेगा। बट एट द सेम टाइम जो एआई का डिस अभी जो काफ़ी कुछ चल रहा है, उथल पुथल बची है बाजार में एआई के चलते, वो एक प्रॉब्लम रहेगी। जब तक उसकी क्लैरिटी इमर्ज आउट नहीं होती तब तक इन्वेस्टर को मे भी होल्ड करना चाहिए फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। दैट इज अ सजेशन दैट नया इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पुराने निवेश को होल्ड करें, हड़बड़ा के नहीं बेचना चाहिए, लेकिन नया निवेश करने की सलाह नहीं है। चलिए, तो या फिर यहाँ पर जो है आपकी ऑलरेडी अगर एग्जिस्टेंस है तो वहाँ पर आप होल्ड करके चलिए। फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पर नहीं दी जा रही है। सर आज के मार्केट में हमने देखा आईटी और फार्मा यही दो जो हैं वो ग्रीन पर नजर आ रहे थे। बाकी अगर हम देखिए कंज्यूमर्स हो गया, बाकी सारे सेक्टर्स उन सब में रियलिटी सेक्टर सभी में जो है वो हमें रेड जोन देखने को मिला है। शुरुआत तो हम फार्मा से ही करना चाहेंगे। सर कैसा लग रहा है आपको? लॉन्ग टाइम स्टोरी कैसी लग रही है फार्मा की? फार्मा लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, गिवन द यूएस डील ऑल्सो जो एक एम्बिग्यूटी का माहौल था कि भाई आगे क्या टैरिफ लगेंगे क्या होगा, वो भी क्लैरिटी इमर्ज आउट हो गई है। उस क्लैरिटी से कहीं ना कहीं फार्मा कंपनी को बहुत बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी देखिए बनी है, बट फार्मा ओवरऑल आप देखोगे तो एज अ सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखते हैं इस सेक्टर पे, तो कहीं ना कहीं देखिए बेनिफिट उसमें रहेगा। और इंडियन कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है, मतलब काफ़ी नतीजे भी अच्छे आए हैं, तो व्यू बहुत पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ फार्मा कंपनीज। ओके। रियलिटी में सर आपका क्या व्यू बन रहा है? यहाँ पर आज जो है बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई होती हुई देखने को मिली है। क्या सलाह रहेगी यहाँ पर आपकी? रियलिटी अभी एज ए सेक्टर थोड़ा इम्पैक्टेड है, कहीं ना कहीं सेल्स में भी इम्पैक्ट आ रहा है, नंबर्स में भी इम्पैक्ट आ रहा है, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है ओवरऑल, तो आई थिंक रियलिटी थोड़ा होल्ड करना चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की सलाह नहीं है रियलिटी के तरफ। आप देखोगे ओवरऑल काफ़ी नेगेटिविटी है सेक्टर पे, एक साइकिल के थ्रू गुजरते हैं, नंबर्स भी उतने कोई बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। एंड देखिए अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं आईटी का अनसर्टेनिटी भी आ रही है, लोग बोल रहे हैं कि बैंगलोर माइक्रो मार्केट्स जो आईटी रिलेटेड मार्केट है वहाँ पे भी रियलिटी में काफ़ी मूवमेंट प्रॉब्लम आ सकती है अगर फ्यूचर में अर्निंग्स इम्पैक्ट होती हैं, तो कहीं ना कहीं देखो दोनों लिंक्ड हैं। तो रियलिटी और आईटी दो सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे उनको अवॉइड करना चाहिए। ओके सर, अगर हम बात करें आज सबसे ज्यादा इस बीच में डीएलएफ काफी ज्यादा फोकस में रहा है। आज भारी गिरावट भी देखने को मिली है पूरी तरीके से अगर हम देखें तो 20 पॉइंट्स की गिरावट है, 621 पे ट्रेड कर रहा है। कभी को हमने देखा ये 887 से अपने हाई से जो है पूरी तरीके से नीचे आ चुका है। क्या करना है सर डीएलएफ में आगे? आपकी क्या नजरिया है इस पर? नजरिया है कि डीएलएफ इन लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा स्टोरी है, काफी कैश फ्लो जनरेटिंग है, एनपी के बिजनेस भी है, लेकिन एट द सेम टाइम व्हिच आई टोल्ड यू कि रियलिटी ओवरऑल सेक्टर आप देखोगे फ्रेश सेल्स इज गेटिंग इम्पैक्टेड, दैट्स द रीजन द स्टॉक्स वाज आल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड। तो कहीं ना कहीं अभी होल्ड करना चाहिए, फ्रेश निवेश तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो कहीं ओके, ना तो यहाँ पर कहीं क्या उसमें वेट करना चाहिए, क्योंकि एज अ सेक्टर आप काफी इम्पैक्टेड हैं, क्योंकि एज ए स्टॉक काफी अच्छा है। मीडियम टर्म में ऑब्वियसली द स्टॉक विल गेन, बट अभी शॉर्ट टर्म में काफी पेन रहने की उम्मीद है। ओके। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट्स भी आई हैं, उन्होंने कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग रेट्स भी दी हैं, कुछ को डिग्रेड भी किया है। एक्सपर्ट का क्या नजरिया ये भी जानेंगे। सीएलएसए की रिपोर्ट आई, उन्होंने कोफोर्ज को लेकर के अपना बुलिश नजरिया बरकरार रखा है और उन्होंने कहा है कि जो करंट लेवल्स हैं वहां से 77% की जबरदस्त तेजी आगे के लिए देखने को मिल सकती है। सर कोफोर्ज आपको कैसा लग रहा है आगे के लिए? कोफोर देखिए एज अ कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ग्रोथ उसमें काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू लार्ज मिड आईटी कंपनीज, उसमें ओवरऑल नजरिया अच्छा है। बट लेकिन आप सलाह की बात करें तो अभी जो सिचुएशन है, अभी लेट द आईटी ओवरऑल हैंग ओवर ऑन द सेक्टर, थोड़ा एक बार लेट इट गेट ओवर, लेट्स हैव अ क्लैरिटी कि उसमें क्या इमर्ज आउट हो रहा है। इनफैक्ट कोफोर्ज उसमें काफ़ी, इफ यू आस्क मी, विल बी स्टैंडिंग अमंग दोज काउंटर्स। सो कोफोर्ज का ओवरऑल व्यू अच्छा है मीडियम टर्म पे, बट वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में रहेगी। आप देखोगे तो स्टॉक करेक्ट भी किया है काफ़ी ऊपर से, एंड वो वोलेटिलिटी पे देखिए अभी फ्रेश निवेश थोड़ा वेट करना चाहिए। आर व्यू इज वेरी क्लियर कि थोड़ा अंडरस्टैंड करके कि भाई आईटी में क्या क्लैरिटी आ रही है और एआई का इवेंचुअल इम्पैक्ट क्या होएगा नंबर्स पे, वो क्लैरिटी इमर्ज आउट होने के बाद ही फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह है यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं है कि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी करें तो रिस्क लें, एक क्लैरिटी इमर्ज आउट हो कि आइडली क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, देन ओनली इसमें करें। बट कोफोर्ज विल स्टैंड आउट इन दैट पैक। अगर आप देखो विद इन आईटी पैक दैट्स वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज। ओके।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिक्सन टेक की। यहाँ पर जो है हमने आज देखा, यहाँ पर भी जो है ऑलमोस्ट 2.58% की गिरावट देखने को मिल रही है। 11,232 पर ये कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है ब्रोकरेज फर्म ने, सीएलएसए ने यहाँ पर भी जो है इसको आउट परफॉर्म से होल्ड करके जो है यहाँ पर डाउनग्रेड इसको कर दिया है। और अगर हम देखें तो 23% की इसमें इन्होंने अपनी रेटिंग में डाउनग्रेड इसको भी रिपोर्ट करके 12,100 के टारगेट्स दे दिए हैं। सर डिक्सन पर आपका क्या नजरिया है? डिक्सन आप देखोगे तो ओवरऑल सेक्टर बहुत पॉजिटिव है, बुलिश है। जो कंजम्पशन, जो डिमांड है काफ़ी बढ़ रही है। इनफैक्ट डिक्सन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो कहीं ना कहीं जो आउटलुक कम हुआ है, कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने कम किया है, बट इवेंचुअली आई थिंक इट विल बी स्टेबल एंड द डिमांड विल कम बैक एंड देन आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक टू एंटर इनटू. Maybe corrections is a good time to enter, but maybe enter gradually. So it should not happen that you should enter at one price, but maybe more in terms of looking at price in regular intervals. वो एक तरीका हो सकता है, बट डिक्सन का स्टॉक एक पॉजिटिव मूवमेंट लेना चाहिए। हालांकि उनका थोड़ा किसी ब्रोकरेज हाउस ने दिया है कम करना, बट ओवरऑल आई थिंक पॉजिटिव ट्रेंड इसमें डिक्सन में दिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर डिक्सन के लिए आगे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को लग रहा है कि सेट होते हुए आगे नजर आ रहे हैं। सर जब से वॉर की बात जो है वो चल रही है, तो यहाँ पर सभी लोग का फोकस जो है वो कुछ क्रूड स्टॉक्स की तरफ भी आ गया है। हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले ओएनजीसी की, तो ये भी आज गेनर्स की लिस्ट में शामिल था। 274 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज 3.55% की अपसाइड देखने को मिल रही है। आपका क्या नजरिया है सर इस पर? ऑयल कंपनीज, मतलब बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया, आई थिंक अब दो कंपनियों को देखोगे तो आई थिंक उसमें पॉजिटिव रुझान है और ये ट्रेंड थोड़ा कंटिन्यू होगा जब तक ऑयल की अनसर्टिनिटी रहेगी, क्रूड ऊपर रहेगा। आई थिंक बोथ दिस कंपनीज विल बी वर्थ लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अनसर्टिनिटी थोड़ी बढ़ी भी लंबी चल सकती है। ऐसा नहीं कि कल वॉर का अनाउंसमेंट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम उसके चलते क्रूड ऊपर जाएगा। आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड ऊपर जाने से दोनों कंपनी को बहुत बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो ONGC and Oil India, I think these are two companies what one should be looking for. ओके, यहाँ पर ऑयल इंडिया में भी आज जो है अच्छी अपसाइड हमें देखने को मिल रही है। लेकिन बीपीसीएल और इंडियन ऑयल की बात करें सर, तो यहाँ पर अगर हम भारत पेट्रोलियम में देखते हैं तो 3.32% की जो है डाउनसाइड देखने को मिल रही है। वहीं ऑयल इंडिया में जो है वो 2.41% का जो है वो डाउनफॉल आता हुए हमें नजर आया है। यहाँ पर क्या है सर आगे के लिए? तो ये दोनों कंपनी जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनको क्रूड बढ़ने से इम्पैक्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी, तो वहाँ कहीं ना कहीं सलाह निवेश का नहीं रहेगी। इसमें ये रहेगा कि भाई बीपीसीएल, एचपीसीएल, जहाँ आई थिंक वी शुड अवॉइड एंड वी शुड मोर फोकस ऑन ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया। इनको अवॉइड करना चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आती है क्रूड प्राइसेस बढ़ने से। ओके, यहाँ पर सर कुछ लिस्टेड कंपनीज की तो बात हो गई है, लेकिन आने वाले कुछ कंपनीज के जो आईपीओ हैं उसके बारे में भी जरा आपसे जानना चाहेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स आपको कैसे लग रहे हैं? जो आ चुके हैं आईपीओ, पहले दो उसके बारे में भी जरा जानकारी ले लेते हैं। सर फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ आया था, साथ ही साथ आई फाइनेंस का भी आया था, लेकिन कुछ खास आईपीओ देखकर नहीं गया सर, दोनों ही आईपीओ। आपका क्या नजरिया सर, कंपनी के फंडामेंटल्स आपको कैसे लगते हैं दोनों के ही? सर देखिए, अभी कंपनी थोड़े महंगे वैल्यूएशंस पे आ रही हैं। आप अगर आईपीओ को देखोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आईपीओ बहुत फुल्ली प्राइस होके आते हैं, नॉट मच इज ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर्स। वो एक चैलेंज है। दूसरा, मार्केट वीकनेस के चलते जो एक एग्जुबरेंस आपको मिलता था आईपीओ लिस्टिंग पे, कहीं ना कहीं वो एक चीज़ मिसिंग है। तो माय रिक्वेस्ट सजेशन विल बी नॉट टू ऐड बोथ द कंपनीज एंड आई थिंक थोड़ा आईपीओ तो वेट करना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि वैल्यूएशंस किस आ रहे हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि वो आईटी में है या फिर एनालिटिक्स में है तो हमको उसमें सब्सक्राइब करना है। उन्हीं बोथ द कंपनीज हमको अभी अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज वैल्यूएशंस आर हाई। ओके, अपकमिंग आईपीओस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर कल एक आईपीओ आने वाला है, कॉडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ आईपीओ। अगर हम आईपीओ की मेन डिटेलिंग्स के बारे में बात कर लें तो 165 करोड़ का जो है वो आईपीओ है। फ्रेश इशू अगर हम इसमें देखते हैं तो 90 करोड़ का फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल जो है वो 75 करोड़ का है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको नोट डाउन करके चलनी है वो है कि कल से आईपीओ बिडिंग के लिए ओपन हो जाएगा। 24 फेब जो है वो लास्ट डेट है जहां पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड 75 टू 79 के बीच में है। लिस्टिंग जो है वो 27 फरवरी को होनी है। सर कंपनी आपको कैसे लग रही है ओवरऑल? कंपनी अच्छे स्पेस में है। आई थिंक दिस बिजनेस इज ऑल्सो डूइंग वेल। स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी कम कंपनियां जो है लिस्टेड है एंड इंडिया में इसका प्रोग्रेस ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीलिंग है इन टर्म्स ऑफ आईपीओ। तो आई थिंक दैट कैन बी सब्सक्राइब्ड बट विद अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। इट्स नॉट, डोंट एक्सपेक्ट टू हैव अ शॉर्ट टर्म गेन्स एंड ऑल दैट।
इट बी मोर फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट, बिकॉज सेक्टर बहुत अच्छा है, सेक्टर में ग्रोथ अच्छी है, आई थिंक काफ़ी फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। ओके, तो मिड टर्म के लिए सर को पॉजिटिव नज़र आ रही है। सर एक पर्सपेक्टिव लोगों के दिमाग में सेट हो गया है, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा उस पर अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में बीसीसीएल क्या है आईपीओ आ गया, फिर वहाँ से जो लिस्टिंग निकल कर के आई, फिर लोगों का दिमाग खुल गया भाई कि अब जो आईपीओ है वो इसी सीरीज़ में हमें आते हुए नज़र आएँगे। फिर दिक्कत हो जाती है सर क्योंकि फिर नेक्स्ट आईपीओ आता है तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता, फिर लोग घर में बैठ जाते हैं कि अरे भाई, अब तो आईपीओ से दूर रहना है। सर इस पूरे जो माइंडसेट हो गया है, उस पर आपका क्या विचार है और किस तरीके से आईपीओ में लोगों को किस पर्सपेक्टिव के साथ अप्लाई करना चाहिए? कंपनी के फंडामेंटल्स देखें या किस वैल्यूएशंस को देखें या फिर जिस प्राइसिंग पर आईपीओ आ रहा है, क्या-क्या चीज़ें मैटर करती है? देखिए, मैं सबसे पहले बात बोलना चाहता हूँ कि आप ये मत समझिए कि जो भी आईपीओ है हमको भरना है। जी। तो कहीं न कहीं उस माइंडसेट को अवॉइड करना होगा, थोड़ा चीज़ों को अपना बेसिक रिसर्च करना होगा। आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी बिकम्स एक्सपर्ट एंड पूरे हर कंपनी को एनालाइज़ कर पाएँगे। लेकिन एट द सेम टाइम अपने कुछ बेसिक की क्या वैल्यूएशन में, क्या सेक्टर पे है, किस साइज़ का आईपीओ है, क्या डिमांड है, कौन से बैंकर्स हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, थोड़ा सेक्टर्स कैसा हो रहा है। इन जनरल आपको थोड़ा बेसिक स्टडी करने से आपको आइडिया लगता है कि आईपीओ कैसा कर रहा है, और आप लास्ट ईयर भरे सब्सक्रिप्शन देख के कहीं न कहीं वो भी आपको एक आइडिया देता है कि भाई हाउ थिंग्स आर मूविंग। तो आप 4-5 चीज़ें आपको देखनी है, फंडामेंटल हो गए, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग तो बेसिक लगाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारे आईपीओ भरो, कि भाई चलो ठीक है हमने 10 के 10 आईपीओ भर लिए एंड देन ये गलत काम नहीं करना है, आपको समझ के छाँट के अपने आईपीओ भरने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन। इट इज़ नॉट अबाउट कि भई आप रैंडमली भर दो, जैसे आपने बोला एक अच्छा चला गया फिर 5 खराब आएँगे, सब एवरेज आउट हो जी। जाएगा और जिसमें आप फँसोगे वो पूरे फँस जाओगे। तो इसका तरीका ये है कि भाई आप अपने बैंकर्स का क्या बैकग्राउंड रहा है, उनके पिछले आईपीओ कैसे लिस्ट हैं, सारा डेटा अवेलेबल होता है कि उस बैंकर्स के पहले उन्होंने कैसा किया, और अब नेट पे देखिए हर चीज़ अवेलेबल है। इट इज़ नॉट दैट इज नॉट अवेलेबल। इनफैक्ट एआई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ गिविंग दैट बैंकर बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। आप प्रॉम्प्ट डालेंगे एआई में, बहुत अच्छा आपको डेटा मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप बेसिक रिसर्च, आई वुड यूज दिस वर्ड, आप बेसिक रिसर्च करके आप पैसा डालो इन टर्म्स ऑफ आईपीओ। ऐसा नहीं कि आईपीओ डालेंगे और वो आ जाएगा और लग जाएगी और 10 में से 2 अच्छे रहे। वो टेंडेंसी माइंडसेट को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ये करोगे तो आपका फिल्ट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होगा और आपका 90-95% प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छा करोगे। एंड उसका उल्टा भी हो सकता है, जब आप बिना देखे भरते होगे, जो भी है हम सारे भर देते हैं, फिर देखेंगे वो फिलोसफी में भी इस मार्केट में काम ना करेगी। सर मैं आपको एक केस हम शेयर करना चाहेंगे जो हम पिछले कुछ शो कर रहे थे। उस